हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 30 नवंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे जो है बंगलुरु में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और इसकी लंबाई हो जाएगी 287 किलोमीटर। ठीक है, इससे पहले चेन्नई में 235.5 किलोमीटर का सर्कुलर रेलवे बनाया गया था। का जो रेलवे है सर्कुलर रेलवे वो चेन्नई से बड़ा हो जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कौन सा होगा? बंगलुरु को होगा, जो बंगलुरु शहर के चारों तरफ बनाया जाएगा। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कौन सा है? चेन्नई का है, जिसकी लंबाई 235.5 किलोमीटर है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023, जिसे कि बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 कह रहे हैं, के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। जो रिपोर्ट जारी हुई है पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 की, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भारत में होता है। अब और ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश हो गया, तो 2 नंबर पे कौन हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा दूध उत्पादन में। और 3 नंबर में कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। और चौथे नंबर पर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2023 जो जारी हुई है, इसमें इन्होंने केवल दूध की रैंकिंग ही नहीं, मतलब दुग्ध उत्पादक राज्यों की रैंकिंग ही नहीं, इसके साथ साथ अंडा, मांस और ऊन उत्पादन करने वाले राज्यों की रैंकिंग भी जारी की है। तो हम उनको भी देख लेते हैं। अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अंडा उत्पादन को हम लोग देखेंगे। तो अंडा उत्पादन में पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन है? आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, शॉर्ट में मैं TN लिख रही हूं। और तीसरे नंबर पर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रैंकिंग कैसे हो जाएगी? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना अंडा उत्पादन में भारत में। ठीक है, और वैसे भी आंध्र प्रदेश को भारत की अंडे की टोकरी भी कहा जाता है। अच्छा, आगे देखेंगे। अब हम बात करेंगे मांस उत्पादन में। तो मांस उत्पादन में नंबर 1 पे हो जाएगा यूपी, नंबर 2 पे हो जाएगा वेस्ट बंगाल और नंबर 3 पे हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अब देखेंगे ऊन उत्पादन करने वाले राज्यों को। तो ऊन उत्पादन करने वाले राज्य में प्रथम स्थान पर हो जाएगा आपका राजस्थान और दूसरे स्थान पर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर और तीसरे स्थान पर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो इन तीनों को भी याद रखिएगा। अच्छा, अभी आप लोग मुझे बताओ, हम लोगों ने कल के करंट अफेयर में पढ़ा था कि नो नॉनवेज डे कब मनाया गया उत्तर प्रदेश में, कब घोषित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से? तो इसका ऑप्शन तो मैं नहीं दे रही हूँ, उत्तर बता देती हूँ, 26 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनाक क्राकाटोआ, ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्राकाटोआ है ये, क्राकाटोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये कहाँ पर है हमको बताना है। तो क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया में है। कहाँ पड़ता है? हिंद महासागर में पड़ता है, जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच में जो सुंडा जल संधि है। ठीक है, सुंडा जल संधि पर ये क्राकाटोआ ज्वालामुखी पड़ता है। अच्छा, सुंडा जल संधि के बारे में एक चीज और बता देती हूँ कि सुंडा जल संधि जैव विविधता हॉटस्पॉट्स जो हैं उनमें से एक है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी के बारे में जो अक्सर चर्चा में रहते हैं। ठीक है, तो उनको देखते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं, विश्व का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? तो विश्व का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, कोटोपैक्सी कहाँ पर पड़ता है? इक्वाडोर में पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हम देखेंगे कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है आपको स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये इटली के लिपरी द्वीप पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? इटली के लिपरी द्वीप पर पड़ता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? बैरन द्वीप पर है, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं
किलायू और मोना लोवा, किलायू और मोना लोवा ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर पड़ते हैं? ये पड़ते हैं यूएसए में हवाईयन द्वीप पर। कहाँ पर पड़ते हैं? हवाईयन द्वीप पर। याद रखिएगा, ये नाम चर्चा में रहते हैं इसलिए इनको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला अभी हमने पढ़ा क्राकाटोआ, अच्छा हो गया। तो कहाँ पर पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है, हिंद महासागर में, जावा और सुमात्रा के बीच में जो जल संधि है, सुंडा जल संधि, उस पर पड़ता है। ठीक है, इसके साथ ही एक आप लोगों ने नाम सुना होगा माउंट मेरापी, माउंट मेरापी, माउंट सिनेबुग, माउंट सिनेबुग, माउंट सेमेरू, ये सारे ज्वालामुखी कहाँ पर पड़ते हैं? इंडोनेशिया में पड़ते हैं और सारे के सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं इसलिए ये चर्चा में रहते हैं। चलिए अगला देखेंगे। अगला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ मैं, वो ये है कि ऐसे द्वीप का नाम बताइए जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऐसे द्वीप का नाम है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? चलो बताओ मुझे अभी ये वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है जलवाष्प। सबसे ज़्यादा जब ज्वालामुखी फटता है तो सबसे ज़्यादा निकलने वाली गैस कौन है? जलवाष्प है। ठीक है, कौन है? जलवाष्प है। अच्छा अगला बताओ, रिंग्स ऑफ फायर किस महासागर में है? रिंग्स ऑफ फायर आपकी पड़ती है प्रशांत महासागर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रशांत में पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने ये इम्पॉर्टेंट ज्वालामुखी देखे और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर ये चर्चा में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इनका भी रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश में हुई है? तो सैयद मोदी, यहाँ पे देश मत रखिए, यहाँ पे शहर कर लीजिए। ठीक है, किस शहर में हुई है? भारत में हुई है। ऑप्शंस में सारे के सारे इंडियन सिटीज़ हैं तो हम इसको शहर कर लेते हैं। तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है आपकी अभी हुई है लखनऊ में। ठीक है, जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है और ये 28 नवंबर से चलने वाली है 3 दिसंबर तक। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रणव माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है ये लिखी है शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। शर्मिष्ठा मुखर्जी जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं, प्रणब मुखर्जी जी, इनकी बेटी हैं और इन्होंने ये किताब लिखी है। ठीक है, प्रणब मुखर्जी के बारे में देख लेते हैं। प्रणब मुखर्जी देश के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, वर्ष 2012 से लेकर के 2017 तक, ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। रक्षा मंत्री कब से कब तक रहे हैं? 2004 से 2006 तक रहे हैं। और इनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिल चुका है। कब मिला है? 2019 में दिया गया था इनको भारत रत्न। और पद्म विभूषण से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि प्रणब मुखर्जी ने एक किताब भी लिखी है जिसका कि नाम है द कोलिएशन ईयर्स 1996 टू 2012। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है, सेशन पसंद आ रहा है, तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, साउथ ईस्ट एशिया की पहली डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी कहाँ खोली जाएगी? तो साउथ ईस्ट एशिया की डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी जो है खोली जाएगी लद्दाख में। ये साउथ ईस्ट एशिया की पहली डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी होने वाली है। अच्छा, डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी क्या होता है? जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट बिल्कुल भी नहीं होती है। मतलब कि उसके आसपास के एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी टेरिटरी में कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं जलाई जाती है, किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियल रोशनी नहीं पहुँचती है। अच्छा, इस तरीके की जगह बनाई क्यों जाती है? ये जो सेंचुरी है क्यों बनाई जा रही है? इसके पीछे कारण ये है कि
यहाँ पर बड़े बड़े टेलीस्कोप लगे हुए, आकाश में जो खगोल पिंड होते हैं जैसे तारे हो गए, गैलेक्सीज हो गई और धूमकेतु हो गए, और भी जो खगोलीय पिंड हैं उनका आसानी से अध्ययन किया जा सके, उनको देखा जा सके। स्काई रिजर्व सेंचुरी जो है कहाँ पर खोली जाएगी? हेनली में खोली जाएगी। हेनली लद्दाख में खोली जाएगी। कहाँ पर? चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य में, ठीक है। और हेनली किसका नाम है? हेनली दुनिया के सबसे ऊंचा टेलीस्कोप है, उसका नाम है, जो कि लद्दाख में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है UNFCCC का COP28 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, UAE में हुआ है। UNFCCC की फुल फॉर्म देख लेते हैं। UNFCCC को कहते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये एक संस्था है जो कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए तथा कम करने के लिए बनाई गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर बॉन, जर्मनी में है। बॉन के, जर्मनी के बॉन में है, ठीक है। अच्छा, कोप क्या होता है? कोप होता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो इसके मेंबर्स होते हैं उनकी जो कॉन्फ्रेंस होती है, उनके बीच में जो बैठक होती है, उसको ही कॉप कहते हैं। तो COP1 अर्थात पहली बैठक जो UNFCCC है उसकी कहाँ पर हुई थी? तो COP1 आपका हुआ था 1995 में, बर्लिन में, जर्मनी में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बताओ मुझे कि क्या भारत में भी कोई UNFCCC की बैठक हुई है? हाँ, हुई है। COP8 हुई है। COP8 हुई है ईयर 2002 में, ठीक है। वर्ष 2002 में कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बताओ कि COP27 कहाँ पर हुआ था? COP27 हुआ था आपका मिस्र के शर्म अल शेख में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये अभी करंट अफेयर का टॉपिक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और COP28 कहाँ पर हुआ है? COP28 संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। कब से कब तक चलेगा? 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये चलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप UAE की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि एकल साइट पर बनने वाला सबसे बड़ा प्लांट, सोलर प्लांट, एकल साइट पर बनने वाला सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पर बना है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होने वाला है ये। तो ये जो है बनाया जाएगा UAE में बना है, ठीक है। UAE में बना है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है अल दफ्रा, अल दफ्रा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये अभी करंट अफेयर्स में था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने धूम्रपान कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा की है? तो धूम्रपान कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा जो है न्यूजीलैंड ने की है। न्यूजीलैंड की PM जो थी जेसिका आर्डेन, ठीक है। कौन थी? जेसिका आर्डेन। 2022 में जब ये PM थी तो इन्होंने इस कानून को पारित किया था। 2022 में ये लॉ पारित किया था और धूम्रपान के विरोध में कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बना था इस प्रकार का कानून जिसने बनाया था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? ये हमने पिछले करंट अफेयर में डिस्कस भी कर चुके हैं। न्यूजीलैंड के नए PM कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। तो जब क्रिस्टोफर लक्सन ये बन गए हैं प्रधानमंत्री तो इन्होंने इस लॉ को समाप्त करने की घोषणा की है, ठीक है। क्यों घोषणा करी है इस लॉ को समाप्त करने की? क्योंकि टोबैको पर बहुत ज़्यादा जो है टैक्स मिलता है, तो उस टैक्स से धन जुटाया जा सके, इसलिए इन्होंने ये घोषणा की है कि ये जो धूम्रपान विरोधी कानून है इसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बताओ मुझे कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, ठीक है। वेलिंगटन क्या है? विश्व का, दुनिया का सबसे दक्षिणतम सिटी है, दक्षिणतम सिटी है, ठीक है, याद रखिएगा। और कहाँ पर पड़ता है न्यूजीलैंड? तो न्यूजीलैंड जो है प्रशांत महासागर में पड़ता है। इसके PM हम देख ही चुके हैं, कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन है। यहाँ की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड का डॉलर है, ठीक है। और अच्छा बताओ मुझे कुक जल संधि, कहाँ पर पड़ती है? कुक जल संधि जो है न्यूजीलैंड में पड़ती है या फिर
प्रशांत महासागर में पड़ती है, ठीक। और जो न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक है वो भी कुक है, माउंट कुक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और करंट अफेयर यहाँ पे आप बताओ मुझे कि अभी आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा जीलैंडिया, ठीक है। जीलैंडिया जो है 8वां महाद्वीप खोजा गया था, तो ये कहाँ पर खोजा गया था? प्रशांत महासागर में खोजा गया था। इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है पानी में डूबा हुआ है, कुछ हिस्सा ऊपर है, तो न्यूजीलैंड उसी का ही भाग है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा चलो फिर इस क्वेश्चन में एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही थी धूम्रपान की, तो अभी आप मुझे बताओ एंटी टोबैको डे कब होता है? विश्व एंटी टोबैको डे कब होता है? तो ये होता है 31 मई को, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 54th IFFI में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो जो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, इसमें एंडलेस बॉर्डर्स जो है इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल कहाँ पर रहा है? इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? गोवा में किया जा रहा है। गोवा का जो इंडोर स्टेडियम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एंडलेस बॉर्डर्स की। तो ये एक फारसी फिल्म है और इसके निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है? अब्बास अमीनी है। कौन है? अब्बास अमीनी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा चलो फिर एक और बात बताओ, अभी सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया था? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था माइकल डगलस को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइकल डगलस को। अच्छा, अभी IFFI में माधुरी दीक्षित को भी एक सम्मान दिया गया था, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए इनको विशेष सम्मान दिया गया था, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस आपका मनाया गया है 29 नवंबर को। विश्व में जैगुआर्स के प्रति जो है जागरूकता फैलाने के लिए, इनकी संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 30 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और सेशन भी अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। नोटिफिकेशंस में ऑल कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।